Hello everyone. Today we are going to discuss on upper airway infection. तो upper airway infection में हम आज पढ़ेंगे rhinitis. तो rhinitis को डिस्कस करने से पहले एक बार हम upper airway infection को थोड़ा सा पढ़ लेते, क्या चीज़ होती है, इसमें क्या है. So it is a common condition that affect the most people on the occasion. मतलब कि सालाना बहुत से लोगों को ये कॉमनली इफेक्ट करता है. ठीक है. तो दिस इन्फेक्शन जो है, दिस इन्फेक्शन इज अ एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी. तो एक्यूट जो है उसके सिम्टम दैट लास्ट फॉर सेवरल डे एंड क्रोनिक के सिम्टम्स दैट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम एंड रिक्योर. ठीक है. एंड द पेशेंट ऑफ दिस कंडीशन seldom require hospitalization. However, the nurse working in the community setting or long-term care facility may encounter the patient who have these infection. Okay. Thus, it is important for the nurse to recognize the sign and symptom and provide appropriate care. इसमें इतना ही लिखा है कि जो अपर एयरवे इन्फेक्शन होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक तो एक्यूट होगा, दूसरा क्रोनिक. एक्यूट मीन्स होता है वो इन्फेक्शन जो थोड़े समय के लिए रहते हैं, लाइक 6 मंथ या 4 to 6 मंथ, और क्रोनिक जो 6 मंथ से ज़्यादा होते हैं. और जब कोई नर्स का यहाँ पे यही रोल है कि वो अपर एयरवे इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम को उसको रिकॉग्नाइज कर पाए और पेशेंट को अप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड हो. ओके. अब हम पढ़ेंगे rhinitis. Rhinitis is a group of disorder characterized by inflammation and irritation of the mucous membrane of the nose. तो nose का जो mucous membrane है, अंदर की तरफ की membrane है, उसमें अगर inflammation हो रखा है और दूसरा उसमें irritation हो रही हो किसी चीज़ की बार बार से, तब rhinitis होता है. It may be classified by non-allergic एंड एलर्जिक. ठीक है. तो दो तरह से होती है, नॉन एलर्जन से और एलर्जन से. और रिनाइटिस में भी क्रॉनिक एंड एक्यूट एंड क्रॉनिक, जो मैंने आपको बताया कि अपर एयरवे इन्फेक्शन दो तरह के हैं, तो उनमें से रिनाइटिस भी है एक ऐसा है जो एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन में मतलब उसकी पाई जाती है. अब हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी. तो पैथोफिजियोलॉजी है The non-allergic rhinitis may be caused by a variety of factors, including environment factor आ गया, such as change in temperature or humidity. ठीक है. Odor or food, infection, age and systemic disease, drug like cocaine. तो ये सब जितना भी है ये है नॉन एलर्जिक फैक्टर. कौन से इन्वायरमेंट फैक्टर में कौन कौन सा आ गया? हीट, टेम्परेचर. ओके. टेम्परेचर में हम पढ़ रहे हैं ह्यूमिडिटी को पढ़ रहे हैं यहाँ. ऑर्डर, कोई बदबू है. फूड पार्टिकल से. ठीक है. इन्फेक्शन हुआ है, कोई भी इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से, या सिस्टमिक डिसीज़ है, किसी बॉडी में किसी सिस्टम में डिसीज़ है उसकी वजह से, या कोई ड्रग एब्यूज़र है जो कोकीन लेता है उसको इरिटेशन की वजह से रिनाइटिस हो गया है. और प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, जैसे कि प्रिस्क्राइब मेडिकेशन डॉक्टर के द्वारा लिखी गई दवाई से भी इरिटेशन हो रही है नोज में. ओके. और द प्रेजेंस ऑफ फॉरेनर बॉडी, अगर नाक में कोई बाहर से ऑब्जेक्ट अंदर चला गया तो वो भी इरिटेट करके रिनाइटिस काउज कर रहा है. ड्रग के द्वारा इंड्यूस की गई रिनाइटिस इज एसोसिएटेड विथ यूज ऑफ एंटी हाइपर सेंसिटिव ड्रग. ठीक है. तो ड्रग के द्वारा जो भी रिनाइटिस हो रहा है वो क्या है, यूज़ किया जा रहा है किस तरह का, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स का. ठीक है. एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ठीक है. एंड इन क्रॉनिक यूज ऑफ जो हमारे नेजल डिकंजेस्टेंट हैं वो भी जाके रिनाइटिस का प्रॉब्लम बनाते हैं. रिनाइटिस इज आल्सो मे बी मैनिफेस्टेड बाय द एलर्जी के हिसाब से भी होता है, जो हम 53 चैप्टर में पढ़ेंगे. इन विच
case it is referred to allergic rhinitis। ठीक है, अब हम देखेंगे एक फिगर है नीचे, बाद में पढ़ लेंगे उसको। इसमें दिखा है, इसमें बताया कि रिनाइटिस और साइनोसाइटिस का पैथोफिजियोलॉजिक प्रोसेस है। तो हम पहले यही देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। तो ओके, हाँ, यहाँ रही हमारी ये पैथोफिजियोलॉजी रिनाइटिस की। तो रिनाइटिस में आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ये नोज़ है, ये नोज़ में अंदर कोंकाई है, 3 कोंकाइस, ठीक है, जो हमारे कूलेंट का काम करते हैं। ये इसका लार्ज व्यू है। ओके, यहाँ पे एडिमेटस कोंकाई, मतलब कि एडिमेटस स्वेलिंग हो गई है, एडिमा हो गया है कोंकाई में, या पॉलिप्स बन चुके हैं। वो चीज़ें जाके क्या कर रही हैं, हमारे ओक्लूजन कर रही हैं साइनस ओपनिंग को। ठीक है, साइनस मतलब बायंसी बनाने में काम करता है नाक में। ठीक है, स्पेस है ये भी। तो यहाँ पे उसको ओक्लूड कर रही है, ओक्लूड, और उसके साथ साथ कर रहे हैं एनलार्जमेंट ऑफ द नेसल म्यूकोसा। जो नेसल है म्यूकोसा, उसको भी एनलार्ज हो गया, वो भी अगर पॉलिप्स हो गई, एडिमा हो गया यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे डिस्चार्जिंग ऑफ म्यूकस हो रहा है, म्यूकस बड़ी भारी अमाउंट में निकल रहा है। तो ये हमने देखा रिनाइटिस का। अब साइनोसाइटिस का क्या है? साइनोसाइटिस में क्या, थिक म्यूकस ओक्लूसन साइनस कैविटी प्रिवेंट द डिस्चार्ज। यहाँ पे डिस्चार्ज जो है प्रिवेंट हो रहा है, यहाँ पे डिस्चार्ज जो है हो रहा है चीज़ों का, ये इनमें डिफरेंस है। तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द रिनाइटिस एंड साइनोसाइटिस although the pathophysiology process is similar in the rhinitis and sinusitis, they affect the different structure. Rhinitis, the mucous membrane, ठीक है, mucous membrane lining of nasal passage become inflated, congested and edematous। तो mucous membrane जो लाइनिंग है, द नेजल पैसेज बिकम इन्फ्लेट हो जाता है। ठीक है, सॉरी इन्फ्लामेटेड हो जाता है, इन्फ्लेट उस है। तो कंजेशन है, एडिमेटस है। जो ये स्वेलन नेजल कोंके है, ये क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं हमारे ओपनिंग, जो मैंने हमने ऊपर देखा। ठीक है, म्यूकस इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द नोस्ट्रल। तो म्यूकस वहाँ से नोस्ट्रल से डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे कॉन्के स्वेलन हो रहे हैं, तो उसमें जो डिस्चार्ज है वो ब्लॉक नहीं हो रहा है। यहाँ पे साइनोसाइटिस में क्या है, also marked by inflammation and congestion with thickened mucus secretion filling the sinus cavity and occlusal opening। तो यहाँ secretion कैसी है, थिक, और यहाँ वहाँ पे वाटरी जैसा डिस्चार्ज आएगा। तो यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है म्यूकस का। दोनों ही स्वेलन है, दोनों की पैथोफिजियोलॉजी एक सी है, बट इसका साइंस अलग अलग है। उसमें रिनाइटिस में जो है म्यूकस डिस्चार्ज होगा, और साइनोसाइटिस में थिक म्यूकस होगा, बट उसका म्यूकस डिस्चार्ज नहीं होगा। ओके, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, द साइन एंड सिम्टम जो इसके हैं वो हम देखेंगे। ऑफ रिनाइटिस इंक्लूड रिनोरिया, मतलब कि एक्सेस अमाउंट ऑफ नेजल डिस्चार्ज एंड रनिंग नोज, बहुत ज़्यादा नोज से डिस्चार्ज होगा, वो भी वाटरी। नेजल कंजेशन होगा, बंद नाक रहेगी। नेजल डिस्चार्ज वो हो सकता है वो प्लूरेंट विथ बैक्टीरियल रिनाइटिस, अगर प्लूरेंट होगा मतलब कलर्ड होगा, तो मतलब वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। नेजल ईचिंग, मतलब खारिश होगा नाक में। स्नीजिंग, छींकें आएंगी। हेडेक में भी अकर, and particularly if sinusitis is also present। अगला है मेडिकल मैनेजमेंट में हमें क्या करना है। द मैनेजमेंट ऑफ रिनाइटिस डिपेंड अपॉन द काउज विच may be identify the history and physical examination। Examiner ask to the patient about the recent symptom as well as the possible exposure to the allergen at the home and
द होम इन्वायरमेंट, कहाँ गए थे आप, कहाँ आप काम करते हैं, सब पूछेंगे। इफ द वायरल रिनाइटिस इज काउस्ड द मेडिकेशन इज रिलीव द सिम्टम। फर्स्ट काम है कि जो सिम्टम है हमें उसको रिलीव कर देना है। फिर उसके बाद मतलब सॉरी पहले काउस का पता हो तभी हम अच्छे से क्योर कर दें। सिम्टम तो हमने क्योर कर दिए मान लीजिए, और हमें काउस भी हमें उसका जानना है, तो हमें उसकी पूरी हिस्ट्री लेंगे। ओके, तो हिस्ट्री ली हमने, तो उसको वायरल है तो वो वायरल रेनाइटिस काउज हुआ तो मेडिकेशन देंगे हम जो उसके सिम्टम को रिलीव कर लें। दूसरा, एलर्जिक हुआ है तो टेस्ट इज परफॉर्म टू आइडेंटिफाई दी एलर्जन, कौन सी काइंड का एलर्जेंट इनको एलर्जी कर रहा है। डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द एलर्जी, desensitizing immunization and corticosteroid may be required। ठीक है, तो अगर कोई एलर्जेंट है तो हम उनको उन पेशेंट को सीवियरिटी जानकर हम उनको डिसेंसिटाइजिंग इम्यूनाइजेशन कर देंगे और corticosteroid may be required। If the symptom is suggested that it is a bacterial infection, then the antimicrobial agent is used। अगला, फार्मेकोलॉजी पैथो, तो फार्मेकोलॉजी थेरेपी में क्या होगा, इसमें मेडिकेशन थेरेपी फॉर एलर्जी नॉन एलर्जिक रेनाइटिस फोकस ऑन द सिम्टम रिलीफ। सबसे पहले हमारा क्या है, सिम्टम रिलीव करना है। एंटीस्टामिन आर एडमिनिस्टर्ड फॉर स्नीजिंग, ईचिंग एंड रिनोरिया। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमें कौन सी मेडिकेशन देनी है, एंटीस्टामिन, स्नीजिंग, ईचिंग और रिनोरिया को। ओरल decongestant agent are used for nasal congestion or nasal obstruction। Additional क्या देना है, intranasal corticosteroid may be used for severe congestion। ophthalmic agents are used to relieve the irritation, itching, redness of the eyes। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या याद रखना है, टीचिंग patient self-care। Nurse instruct the patient with allergic rhinitis to avoid or reduce exposure to the allergen and irritant such as, जिस कारण से उनको एलर्जी हो रही है उस चीज़ से आपको दूर रहना, जैसे डस्ट हो गया या मोल्स हो गया। ठीक है, एनिमल्स, कोई पेट आप आपने पाला है तो उससे आपको कोई एलर्जी है तो पेट से दूर रहो, एनिमल से। फ्यूम, ठीक है, ऑर्डर, कोई चीज़ से किसी चीज़ की बदबू या किसी ऐसे आपको उससे इरिटेंट एलर्जी हो रही है तो उससे दूर रहें। ठीक, पाउडर से, स्प्रे, टोबैको, स्मोकर, जो अगर इनसे आपको एलर्जी है तो पहले तो आपको इनसे उनके एक्सपोज से नहीं होना है, रिड्यूस द एक्सपोजर करना है। द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंट एट द होम एंड वर्क। तो आपका जहाँ पे आप रहते हैं और जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब कि पेशेंट को बोलना है कि इन्वायरमेंट, आपका इन्वायरमेंट फोकस होना चाहिए कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है। तो जो भी आपको एलर्जिक और इरिटेंट चीज़ें करवाती हैं उनसे आपको दूर रहना। सेलाइन, नेजल और एरोसोल स्प्रे में बी हेल्पफुल इन स्मूथनिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सेलाइन, नेज़ल और एरोसोल लेके हमें हमारी जो है नेज़ल म्यूकोसा है उसको स्मूथ बनाते हैं, हेल्पफुल करते हैं उस चीज़ में। एंड सॉफ्टनिंग द क्रस्टर स्क्रेशन। ठीक है, एंड रिमूविंग द इरिटेंट, The nurse instruct the patient in the proper use of and technique for administration of medication, कि आपको किस तरह से नेजल में मेडिकेशन डालना है। ठीक है, दूसरा है हमारा मेडिकेशन के बारे में हमें फुल एजुकेशन करवाना है। और आगे उसके बाद है टू अचीव द मैक्सिमम रिलीफ,
The patient is instructed to blow the nose before applying any medication to the nasal cavity. तो आपको अपनी नाक को अच्छे से साफ करना है, ब्लो करना उसको ठीक है. इन द केस ऑफ infectious rhinitis, ठीक है, the nurse reviews with the patient hand hygiene. तो अगर infectious rhinitis है तो हैंड हाइजीन होना चाहिए, क्योंकि वो ट्रांसमिट हो सकता है अदर पर्सन, टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है. द नर्स टीच मेथड टू ट्रीट सिम्टम ऑफ वायरल रेनाइटिस. तो वायरल रेनाइटिस का भी सिम्टम को रिलीव करने के लिए एजुकेशन देना है. इन एल्डरी एंड अदर high risk populations, the nurse review that the value of receiving vaccination. ठीक है. तो उस पर हमें वैक्सीनेशन पे ध्यान देना है, जो हमारे हाईली रिस्क में जो पॉपुलेशन है और एल्डर पेशेंट्स हैं. ठीक है. अब यहाँ इन दी फॉलो ऑर्डर अचीव इम्यूनिटी प्रायोरिटी टू बिगिनिंग ऑफ द फ्लू इन्फेक्शन. तो एल्डर पेशेंट में इम्यूनिटी की प्रायोरिटी देना है टू प्रिवेंट द फ्लू इन्फेक्शन. तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है, पहले हम उनको देख लेते हैं. ठीक है. ए लैरिंजियल कम्युनिकेशन का मीनिंग है कम्युनिकेशन विदाउट लैरिंग्स. ठीक है. Alternative mode of speaking that do not involve the normal larynx, used by patient whose larynx has been surgically removed. ठीक है. तो उसको उसका लैरिंग्स रिमूव कर दिया गया, तो उसकी वॉइस जो है, उसकी स्पीक करने का जो मोड है वो क्या हो गया, अल्टर्ड हो गया है. ठीक है. अगला है एफोनिया, मतलब इम्पेयर्ड एबिलिटी टू यूज one's voice due to the disease or injury of the larynx. ठीक है. एफोनिया का मीन्स है कि उसकी वॉइस एबिलिटी नहीं है, उसकी वॉइस की इम्पेयर्ड एबिलिटी, मतलब वॉइस उसकी इम्पेयर्ड हो चुकी है. अगला है एपनिया, मतलब इजेशन ऑफ ब्रीथिंग, मतलब कि एपनिया होता है ब्रीथिंग डिक्रीज हो गया. डिस्फेसिया, स्वेलो करने में डिफिकल्टी. ठीक है. एपिटेक्सिस, नाक से खून निकला. हेमोरेज फ्रॉम द नोज ड्यू टू द रप्चर ऑफ द टिनी distended vessels in the mucous membrane of any area of the nose. तो नाक से खून क्यों निकला, कि उनकी जो डिस्टेंडेड वेसल्स थी नोज के म्यूकस मेम्ब्रेन पे, वो रप्चर हो गई है. हर्पस सिम्प्लेक्स एक वायरस है, वायरल डिसीज है. कोल्ड सोर, मतलब एक्यूट क्यूटेनियस viral infection with painful vesicles and erosion of on the tongue, palate, gingival, vocal membrane और लिप्स. तो ये क्या है, हर्पस सिम्प्लेक्स क्या है, एक वायरल वायरस है ये, जो हमारे क्यूटेनियस स्किन के ऊपर इन्फेक्शन करता है. लाइक पेनफुल वेसाइकल, एक पानी से भरा हुआ कुछ वेसाइकल, फोड़ा जैसा होगा हमारे टंग पे. ठीक है. इरोजन हो गया हमारे टंग पे, इस पे पैलेट पे हो गया, जिंजीवल पे हो गया, वोकल मेम्ब्रेन और लिप्स पे. अगला है लैरिंजाइटिस. लैरिंजाइटिस होता है, इन जाइटिस का मीनिंग लास्ट में जिसमें ये आ रहा है, मतलब ITIS का लास्ट में जिसमें आएगा वहाँ मीन्स है कि इन्फ्लामेशन है. ठीक है. तो इन्फ्लामेशन किसकी होगी, लैरिंग से. ये वर्ड ही बता रहा है लैरिंजाइटिस. ठीक है. एंड मे बी ड्यू टू दिस वॉइस अब्यूज, एक्सपोजर टू इरिटेंट, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, या ज़्यादा जोर से बोलने से वॉइस
एब्यूज़ की वजह से, एक्सपोजर इरिटेंट की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से हमारे लैरिंक्स स्वेलन हो गया। लैरिंजोटॉमी मतलब वहाँ का लैरिंक्स का सर्जिकल रिमूवल हो गया और उसके सराउंडिंग टिश्यू का, तो रिमूवल ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द लैरिंक्स एंड देयर सराउंडिंग टिश्यू। फेरिंजाइटिस, ये भी क्या है, इन्फ्लामेशन होगा किसका, फेरिंग्स। तो इन्फ्लामेशन ऑफ थोरेट यूजली बाय द वायरल और इन्फेक्शियस। रिनाइटिस जो मैंने आपको बता दिया क्या है, इन्फ्लामेशन है किसकी, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज बाय किस तरफ से, बाय द अलर्जेंट और नॉन अलर्जेंट एजेंट्स। इट इज इन्फेक्शन ऑफ and it is infectious and allergic and inflammatory injuries. अगला है रिनोरिया, जो क्या है कि डिस्चार्ज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द नोज, मतलब रनिंग नोज कहेंगे हम इसे। सिनाइटिस, साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस क्या है, साइनस की इन्फ्लेमेशन, ठीक है, साइनस की इन्फ्लेमेशन एंड में एक्यूट और क्रोनिक होता है। इट मे बी वायरल और बैक्टीरियल फंगल इन ओरिजिन, ठीक है। सब म्यूकस रिसेक्शन, इसमें क्या है कि सर्जिकली रिमूवल टू करेक्ट द नेजल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द डेविएट सेप्टम एंड इट इज कॉल्ड एज सेप्टोप्लास्टी, ठीक है। तो सब म्यूकोसल रिसेक्शन दोबारा से बनाया गया है, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्लास्टी भी कहते हैं, जिसमें हम सेप्टम को सर्जिकली करेक्ट करते हैं, ठीक है। जिसकी जैसे नेजल सेप्टम डेविएशन हो गया है जिस पर्सन का, उसका नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो हम उसको ठीक करने के लिए सब म्यूकोसल रिसेक्शन करेंगे। अगला है टॉन्सिलाइटिस, मतलब स्वेलिंग ऑफ टॉन्सल, इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सल्स यूजली ड्यू टू द एक्यूट इन्फेक्शन, मतलब कि एकदम से होने वाले इन्फेक्शन से, ठीक है। अगला है जीरोस्टोमिया, मतलब जीरोस्टोमिया का मीनिंग होता है ड्राई माउथ, ड्राइनेस ऑफ द माउथ एंड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ कॉजेज, इसके बहुत से कारण हैं, डिहाइड्रेशन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बहुत से कारण हैं इसके, ठीक है। स्मोकिंग है, ड्रग्स एब्यूजिंग है, तो बहुत है इसका, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक टेक्निकल हो गया, तो ओके, तो ये था हमारा रिनाइटिस। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगी वायरल रिनाइटिस, दैट इज़ अ कॉमन कोल्ड, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड द ईच पॉइंट. If you have any doubt, any query, please comment in the comment section, and hope you like my video. Thank you.